दोस्तों, जो खबर सामने आई है ना, उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है। यह सीधे सीधे भारत की एयर पावर और पड़ोसी देशों को दिया गया एक सीधा मैसेज है। सालों से इंडियन एयरफोर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए इंतजार कर रही थी। अमेरिका वाला अपना F-35 थमाने को तैयार था। रूस सुखोई 57 का लड्डू पकड़ा रहा था और हमारी सरकार बस चुप थी। लेकिन अब पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर कट कह दिया है, भाई बहुत हो गया, अब लेना पड़ेगा। और लेना भी ऐसा वैसा नहीं, एक ही बार में 2 से 3 स्क्वाड्रन, यानी सीधे 60 फाइटर जेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अचानक क्या हो गया। तो सुनिए, सबसे पहले तो हमारा पुराना भरोसेमंद MiG-21 जो 62 साल से वायुसेना का हिस्सा रहा है, अब सितंबर 2025 में फाइनली रिटायर हो रहा है। कभी 400 के आसपास MiG-21 थे, आज बस 40 बचे हैं और वो भी अब विदा होने वाले हैं। इसका मतलब हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42 से गिरकर सीधा 29 पर आ जाएगी। दूसरा बड़ा फैक्टर है एम का, जिसे लेकर सरकार ने हाँ तो कर दी है, लेकिन प्रोटोटाइप आने में ही 10 साल लगेंगे और मैस प्रोडक्शन तो 2035 से पहले तो भूल ही जाइए। तो अब सवाल है कि जब हमारे पास जेट्स ही नहीं होंगे तो क्या हम चीन और पाकिस्तान को दूर से देखेंगे? इसीलिए एयरफोर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को एक धांसू प्रेजेंटेशन दिया और बोला, भाई अगर आज 5th जनरेशन जेट्स नहीं आए तो कल बहुत देर हो जाएगी। और यही बात डिफेंस सेक्रेटरी R.K. सिंह की अगुवाई वाली एम्पावर्ड कमेटी को भी समझ आ गई। उन्होंने तुरंत हामी भर दी और अब प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो चुका है। अब असली मसला आता है, कौन से जेट आएंगे? अमेरिका वाला F-35 या रूस वाला सुखोई 57? देखिए, F-35 है तो दुनिया का सबसे ज्यादा डिप्लॉय हुआ 5th जनरेशन फाइटर, पूरी तरह कॉम्बैट प्रूवन भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका जब भी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है तो साथ में 2 किलो रेस्ट्रिक्शंस भी फ्री में देता है। हर सिस्टम के ऊपर नजर, हर बटन के लिए परमिशन। ऊपर से इंडिया उसका पार्टनर भी नहीं है, ना नाटो का हिस्सा है, तो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी खुलकर मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब बात करें सुखोई 57 की, तो रूस ने ऑफर दिया है, चलो मिलके बनाते हैं, HAL में प्रोडक्शन करो, राडार तुम्हारा, बॉडी हमारी, कीमत भी कम है और को प्रोडक्शन का रास्ता भी खुला है। लेकिन भाई भरोसा कैसे करें? ना ऑपरेशनल रिकॉर्ड है, ना सर्विसेबिलिटी की गारंटी, और पहले वाला जॉइंट प्रोजेक्ट भी तो अधूरा छोड़ दिया था। यानी दोनों जेट्स के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। फैसला अब सीधे PMO लेवल पर होगा। अब देखिए, सवाल यह नहीं है कि हमने जेट्स लेने का फैसला कर लिया। असल सवाल तो अब शुरू होता है, कौन सा जेट कब आएगा, कितना आएगा, और क्या उसके पीछे कुछ और भी चल रहा है। मतलब सतह पर तो फैसला दिख रहा है, लेकिन नीचे की राजनीति, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी क्या कहती है? तो चलिए थोड़ा अंदर झांकते हैं। भाई, अमेरिका के F-35 को अगर इंडिया ने चुना तो समझिए दुनिया की सबसे स्ट्रिक्ट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में हम एंटर करने जा रहे हैं। हां, जेट मिलेगा, लेकिन उसके साथ मॉनिटरिंग पैकेज, एंड यूजर एग्रीमेंट, यूसेज क्लॉज और ऊपर से नॉन डिस्क्लोजर वाला झुंझुना भी मिलेगा। यानी जेट आपका होगा, लेकिन उड़ान पर अमेरिका की नजर होगी। तो सवाल उठता है, क्या इंडिया इतना टाइट फ्रेम पसंद करेगा? दूसरी तरफ रशिया के सुखोई 57 के साथ प्रॉब्लम यह है कि इसका फ्यूचर थोड़ा धुंधला है, कॉम्बैट टेस्टेड नहीं है, पार्ट्स की सप्लाई रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में खुद अनस्टेबल है, और HAL में लोकल असेंबली का ऑफर भी है, लेकिन वो भी पॉलिटिकल लिंक से चलता है। ऊपर से रूस का ट्रैक रिकॉर्ड, कभी हां कभी ना, उस पर कितना भरोसा करें। लेकिन भाई, ये सब तो टेक्निकल बातें हैं। असली मुद्दा यह है कि इंडिया आखिर किसे अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर मानेगा। क्योंकि फाइटर जेट देना सिर्फ डील नहीं होती, वो दोस्ती, भरोसे और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग का भी मामला होता है। अब जरा सोचिए, अगर इंडिया ने अमेरिका से F-35 लिए तो उस डील के साथ क्या अमेरिका क्वाड को और स्ट्रांग करने की उम्मीद करेगा? क्या चीन इससे ज्यादा भड़क जाएगा? क्या रूस बुरा मानकर S-400 सप्लाई पर असर डालेगा? और अगर हम रूस की तरफ जाते हैं तो क्या वेस्टर्न गवर्नमेंट्स इंडिया पर दबाव बनाना शुरू करेंगी? क्या IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे प्लेटफॉर्म पर गुपचुप असर पड़ेगा? क्योंकि डिफेंस डील अब सिर्फ डिफेंस की बात नहीं होती, वो पूरी फॉरेन पॉलिसी हिला देती है। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। भाई, आज तो डील फाइनल हुई है, लेकिन पहला जेट उड़ता कब दिखेगा? F-35 जैसा जेट बनाने में टाइम लगता है, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नीशियन, रनवे अपग्रेड, पूरा गेम है। और सुखोई भी अगर HAL में बनने जा रहा है तो सेटअप से लेकर प्रोडक्शन तक कम से कम 4 से 5 साल तो पकड़ के चलो। यानी जेट्स अभी आएंगे नहीं, लेकिन चाइना अभी उड़ रहा है। तो ये जो टाइम गैप है, वही इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा है। और अब एक और गेम चालू है सोशल मीडिया और डिफेंस एनालिस्ट लोगों का,
यूट्यूब पे देखो, हर कोई बोल रहा है इंडिया को F-35 लेना चाहिए। ट्विटर पे मिलेंगे सुखोई लवर्स जो कहेंगे रूस ने हमें तब मदद की थी, अब उसकी बारी है। और कुछ तो बोले जा रहे हैं हम राफाल का ही अपग्रेड क्यों ना ले लें। मतलब हर कोई अपनी अपनी ब्लू टिक थ्योरी लेके बैठा है, लेकिन हकीकत क्या है भाई? हकीकत यह है कि इंडिया को इमीडिएट गैप भरना है, एमका को फ्यूचर में लॉन्च करना है और आज की तारीख में किसी एक पार्टनर को ऐसा चुनना है जो जेट भी दे, भरोसा भी दे और दबाव ना डाले। तो अब कहानी यहां रुकी नहीं है। अब असली ड्रामा तब शुरू होगा जब सरकार बताएगी कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ, रूस की तरफ या कहीं कुछ और ही पक रहा है। और भाई जैसे ही वो फैसला आएगा पूरा माहौल गर्म होगा। अमेरिका से स्टेटमेंट आएगा, रूस अपनी डिस्काउंट पॉलिसी बदलेगा और डिफेंस एक्सपर्ट लोग यूट्यूब पे स्पेशल लाइव लेकर बैठेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, यह सिर्फ फाइटर जेट डील नहीं है, यह भारत की विदेश नीति, आत्मनिर्भरता और स्ट्रैटेजिक मूव का टेस्ट है। क्योंकि 60 जेट से लड़ाई नहीं जीती जाती, सोच और टाइमिंग से जीती जाती है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है, जब इंडिया इतने महंगे जेट्स खरीदने जा रहा है तो क्या इससे एमका प्रोजेक्ट की स्पीड स्लो हो जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से जेट्स आ रहे हैं तो अपने वाले को थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल दो। लेकिन यहीं पर आती है असली प्लानिंग। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कहा है, भाई सुनो, जो हम बाहर से ले रहे हैं वो सिर्फ एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, परमानेंट सॉल्यूशन तो एमका ही है। मतलब जब तक एमका तैयार नहीं होता तब तक के लिए ये विदेशी जेट्स एक तरह का एयरफोर्स बूस्टर है। और जैसे ही एमका तैयार हो जाएगा ये सभी इंपोर्टेड जेट्स धीरे धीरे फेज आउट कर दिए जाएंगे। सीधा प्लान, जब तक हमारा बच्चा बड़ा नहीं होता तब तक बाहर से आया मेहमान ही संभालेगा। अब आप सोचिए, एमका सिर्फ एक जेट नहीं है, वो इंडिया की डिफेंस आत्मनिर्भरता का फेस है। उसका लेट होना मतलब सिर्फ टेक्निकल डिले नहीं, वो हमारे पूरे रणनीतिक सपने को पोस्टपोन करना है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि भाई हम एमका पर काम पूरा जोर से करेंगे और इस डील से उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे हमें वक्त मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा और आगे चलकर कंपैरिजन बेस भी तैयार होगा। अब यहां पर एक और चीज आती है, बजट। अब भाई 60 फाइटर जेट्स की बात हो रही है तो बात अरबों में नहीं लाखों करोड़ों तक जाती है। F-35 की बात करें तो एक जेट की कीमत 800 से 1000 करोड़ के आसपास बताई जाती है। सुखोई 57 सस्ता है, लेकिन वहां क्वालिटी, सर्विसेबिलिटी और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जैसी चिंताएं हैं। अब ऐसे में जनता का सवाल भी बनता है, भाई जब एमका पे भी खर्चा हो रहा है और बाहर से भी खरीद रहे हैं तो क्या दोनों तरफ पैसे चलाए जा रहे हैं? और यही सरकार का आर्ग्यूमेंट आता है, नहीं भाई ये कोई खर्चा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। एक तरफ इमीडिएट थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्लान है, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इंडिजिनस स्ट्रेंथ तैयार हो रही है। दोनों की जरूरत है और दोनों पर बराबर ध्यान दिया जाएगा। अब बात करते हैं एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी की। भाई ये सिर्फ क्वांटिटी का खेल नहीं है, क्वालिटी प्लस कैपेबिलिटी प्लस डिप्लॉयमेंट स्पीड की भी बात है। एयरफोर्स साफ कह रही है, हमें सिर्फ जेट नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो रडार से बच सके, लॉन्ग रेंज अटैक कर सके, मल्टीपल रोल्स निभा सके और सबसे बड़ी बात जिस पर भरोसा हो। क्योंकि युद्ध मैदान में जेट नहीं लड़ता, उसकी विश्वसनीयता लड़ती है।